नमस्कार मित्रों, जब भी कथक की बात होती है तो बिरजू महाराज की याद बिना बात के जहन में उमड़ पड़ती है। जैसे कथक जो है वो एक पर्याय है, या बिरजू महाराज पर्याय हैं कथक का, या कथक पर्यायवाची है बिरजू महाराज का। ये निर्णय लेना जो है वो संभव नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी एक विधा में, किसी एक जीवन शैली में, किसी एक उपलब्धि में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शैली बड़ी है या शैलीकार बड़ा है। और यही स्थिति बिरजू महाराज और कथक के मध्य हुई। इतने पारंगत थे बिरजू महाराज की, उनके शिष्यों की संख्या जो है वो भी हज़ारों में, और उनके श्रद्धालुओं और उनकी प्रशंसा करने वालों की संख्या तो आप कह सकते हैं लाखों में भी हो सकती है। बहुत प्रशंसक थे उनके, और विशेष रूप से उनकी जीवन शैली भी कुछ ऐसी थी। तो कई बार बात वहीं से उपजी। उनसे भी एक बार पूछा गया, उन्होंने जो उत्तर दिया बाद में कुछ लेखों के माध्यम से, अलग अलग लेखकों ने उसका उल्लेख भी किया। अभी पिछले दिनों मेरे सामने एक ज्योत्सना पंत का एक लेख गुज़रा, और मुझे बात वो याद आ गई जब बिरजू महाराज स्वयं इसकी व्याख्या किया करते थे कि ये कथक नृत्य ये कहाँ से बना, ये शब्द कहाँ से आया। कथई रंग तो सुना है कि कथ्य का जिक्र पान के चक्र में भी होता है, लेकिन कथक से कथा ये एक बड़ा अजीब प्रसंग था जो उन्होंने उल्लेख किया, जिसको बाद में कुछ एक अन्य लेखकों ने उसको अपनी लेखन सामग्री का विस्तार से उसको आधार भी बनाया। तो बिरजू महाराज कहा करते थे कि दरअसल कथक जो है ये कथा से ही उपजा है। और एक अक्सर एक उक्ति बोला करते थे कि कथा कहे सो कथक कहावै, कि जिसमें भाव भंगिमाओं के माध्यम से, नृत्य की भाव भंगिमाओं के माध्यम से जिसमें पूरी की पूरी कथा बयान हो जाए वो कथक है। मतलब ये एक अजीब परिभाषा है कि किसी भी प्रस्तुति की जो शैली है, उसका जो स्वरूप है, वही इस बात को दर्शाए कि इसका मर्म क्या है। अक्सर हम लोग ये मानते आए हैं कि कथक तो एक नृत्य है भाई, जैसे बाकी नृत्य होते हैं, तो ये भी एक नृत्य है। लेकिन जब ये कथा से जुड़ा तो बात समझ में आई कि भाव भंगिमाओं के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, नेत्रों की भाव भंगिमा के माध्यम से, भौहों की भाव भंगिमा के माध्यम से, या नृत्य की मुद्राओं के माध्यम से कोई कहानी अगर कही जा सकती है, और जिस शैली में कहानी कही जा सकती है वही कथक है, कथा कही जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों। ये देश में हमारे परंपरागत रूप से हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं, और 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कथक। ये संस्कृत से आया शब्द है, कथा से आया है। कथा का मतलब कहानी, और जो कथक नर्तक है उसके बारे में ये है कि कथाकार, ये जो कहानी जो सुना रहा है, जो कथा बयान कर रहा है। और इतिहासकार तो ये कहते हैं कि पहले महिलाएं साड़ी, घाघरा, चोली और चुनरी पहनकर नृत्य करती थी, कथक करती थी, जबकि पुरुष जो है वो कुर्ता पजामा पहनकर नृत्य कथक की प्रस्तुति करते थे। अब वहाँ धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं। अब जो चीज़ों ने या जो वस्त्रों ने, जो वस्त्र पहने जाने वाले, नृत्य के समय जो पहने जाने वाले वस्त्र थे, उन्होंने भी, जैसे अगर दरबार में इनकी प्रस्तुति होनी है तो दरबार की संस्कृति के लिहाज से शब्दों का भी अलग अलग रूप सामने आने लगा। उनमें सबसे पहला जो है वेशभूषा में आता है अंगरखा। कथक में अंगरखा एक कुर्ते की अपनी पहचान माना जाता है, और अंगरखा का मतलब है अंगरक्षका, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। हम सामान्य रूप में अंगरखा का उच्चारण कर देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप स्थिति यह है कि ये भी संस्कृत से निकले हुए अंगरक्षका शब्द का एक प्रकार से अर्थ है, आसान अर्थ है। और ये एक ओर से खुला होता है और डोरियों से बंधा होता है, और ये कुर्ता ही होता है जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनते हैं।
और सिर्फ घेरे का फ़र्क पड़ता है, महिलाओं के अंगरखे का घेरा ज़्यादा होता है, पुरुषों का ज़रा कम। और इसी प्रकार से अनारकली एक दूसरा स्वरूप भी है। और कई कथक जो नृत्य करने वाले हैं वो अनारकली कुर्ता पाजामा ये पहनकर नृत्य करते थे। इसे मुग़ल आज़म में इस नाम को प्रसिद्धि मिली थी, जिसमें मधुबाला ने वो प्यार किया तो डरना क्या, वो जो एक प्रकार से जो उस वक्त छोटी जैकेट और चूड़ीदार पायजामा उसने पहन रखा था, उसके आधार पर अनारकली नृत्य जो है, अनारकली कुर्ता, इसका प्रचलन भी इसका अंग बन गया। उसके बाद टोपी, पगड़ी या स्कार्फ। पुराने समय में कथक नृत्यों के लिए ये अनिवार्य होता था कि वो सिर पर छोटी सी टोपी पहने, सिर को ज़रूर वो ढके को हेड गियर जिसे आप बोलते हैं वो सिर पे ज़रूर रखें। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि ये जब लखनऊ तक बात पहुंची तो वहाँ आते आते ये नर्तकी को छूट दे दी गई कि सिर पे ना रखो तो भी चलेगा। और इस प्रकार से ये तीन चीज़ें अनिवार्य मानी जाती हैं कथक के साथ जुड़ी हुई। धोती है, चूड़ीदार पायजामा है, ये चूड़ीदार, धोती और पायजामा, ये तीनों चीज़ें अनिवार्य रूप से उसके जीवन का, नर्तकी के ड्रेस कोड आप कह सकते हैं आज की भाषा में, तो ड्रेस कोड का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। और अब ये है कि जैसे शंभू महाराज का नाम बिरजू महाराज के बराबर ही माना जाता है, और बड़ा विचित्र उनका जो प्रस्तुति होती थी वो भी चर्चा में हमेशा बने रहते थे। और उनका ये था कि वो पाजामा पहनकर, फर्शी पाजामा पहनकर उन्होंने एक बार अपनी नृत्य की प्रस्तुति की थी, तो वो भी एक ड्रेस कोड भी शामिल हो गया। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनका कद जो है अपनी शैली में, अपने स्वरूप में इतना ऊंचा उठ जाता है कि वो जो भी करें वो उस कला का या उस शैली का एक हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों, ये थी कथा कथक नृत्य की। और अब जब भी आप देखें इस नृत्य को तो इस नृत्य में आप एक बात महसूस करें कि भाव भंगिमाओं के माध्यम से नायक नायिका को किस तरह कथा सुनाता है, या नायिका नायक के सामने किस तरह की प्रस्तुति करके मनुहार है, उसको मनाने की कला है, या उसके सामने अपनी वेदना की अभिव्यक्ति है, इन सब चीज़ों को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर लेती है। और इसीलिए इसे कथक कहा गया है, क्योंकि इसका जो आरंभ है, इसका जो स्वरूप है वो कथा से मिलता जुलता है। तो मित्रों, ये कहानी सिर्फ कथक की नहीं बल्कि बहुत सारे अन्य नृत्य शैलियों से भी, हर एक शैली से कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। जैसे हर शब्द के पीछे एक इतिहास होता है, हर मुहावरे के पीछे भी एक इतिहास होता है, वैसे ही ऐसी किसी भी नृत्य शैली के पीछे भी एक इतिहास, एक सही परिभाषा होती है जो एक ही शब्द में बयान की जाती है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कथा और कथक का जो संबंध है वो बिल्कुल एक रूपता लिए हुए है। शुक्रिया, धन्यवाद।